Hey everyone, welcome to part 2 of our top 50 UGC Net Management 2024 PYQ series. So in this video, we will cover the next 10 important previous year questions with detailed explanation. So let's start with question number 11. Question number 11 says, which one of the following is the art and science of choosing target markets and getting, keeping and growing customers? अब इस क्वेश्चन में दी गई है मार्केटिंग की डेफिनेशन और इस डेफिनेशन को दिया था फिलिप कॉटलर ने और आपसे पूछा जा रहा है कि कौन सा ऑप्शन इस डेफिनेशन को डिफाइन कर रहा है। ठीक है, सबसे पहले हम समझेंगे कि मार्केटिंग क्या होता है, मार्केटिंग का काम क्या होता है, राइट। तो मार्केटिंग का काम होता है सबसे पहले अपना टारगेट मार्केट सेलेक्ट करना, उसके बाद अपने कस्टमर्स को अट्रैक्ट करना और उन्हें रिटेन करना और उनको वैल्यू ऐड करते जाना, राइट, मतलब उनको वैल्यू प्रोवाइड करते जाना, राइट। तो ये एक प्रोसेस जो है ना, ये सेलिंग तक लिमिटेड नहीं होता, सेलिंग के बाद भी कस्टमर्स को वैल्यू प्रोवाइड की जाती है, राइट। अब हम ऑप्शन को समझते हैं, देखते हैं कि कौन सा जो ऑप्शन है वो करेक्ट है यहाँ पर। ठीक है, अब ऑप्शन ए क्या बोल रहा है? ऑप्शन ए बोल रहा है सप्लाई चेन मैनेजमेंट। अब सप्लाई चेन मैनेजमेंट का फोकस होता है प्रोडक्शन से लेके डिलीवरी तक, राइट, मतलब रॉ मटेरियल से लेके फाइनल प्रोडक्ट तक। उसका काम ये नहीं होता है कि वो कस्टमर्स को एक्वायर करेगा या उनको रिटेन करेगा, उसका फोकस होता है सिर्फ प्रोडक्शन से लेके डिलीवरी तक के फ्लो पर, राइट। ऑप्शन बी क्या बोल रहा है? ऑप्शन बी बोल रहा है कस्टमर रिलेशनशिप मैनेजमेंट। कस्टमर रिलेशनशिप मैनेजमेंट का मतलब होता है जो उसके एग्जिस्टिंग कस्टमर्स है कंपनी के, उनके साथ अच्छा रिलेशनशिप मेंटेन करना, राइट। तो ये मार्केटिंग का एक पार्ट है पर ये पूरा कॉन्सेप्ट को एक्सप्लेन नहीं कर रहा है। तो ऑप्शन ए और बी दोनों को हम यहाँ से एलिमिनेट कर देंगे। ऑप्शन सी है हमारा मार्केटिंग मैनेजमेंट। मार्केटिंग मैनेजमेंट में सारे फंक्शंस आते हैं। मार्केटिंग मैनेजमेंट में आता है आपका टारगेटिंग, पोजिशनिंग, एक्विजिशन, रिटेंशन, ग्रोथ, ये पूरी डेफिनेशन को एक्सप्लेन करता है। तो यहाँ पे जो ऑप्शन सी होगा वो हो जाएगा करेक्ट आंसर, मार्केटिंग मैनेजमेंट। और प्रमोशन मैनेजमेंट होता है, प्रमोशन मैनेजमेंट का मतलब होता है एडवर्टाइजिंग, सेल्स प्रमोशन, राइट। तो ये पूरा प्रोसेस जो है वो कवर नहीं करता, लेकिन ये मार्केटिंग का एक कंपोनेंट है प्रमोशन मैनेजमेंट। तो यहाँ पे ऑप्शन डी को भी एलिमिनेट करेंगे और करेक्ट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन सी, मार्केटिंग मैनेजमेंट। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 12। अकॉर्डिंग टू रिसोर्स ड्रिवन स्ट्रैटेजी एन एक्सपोर्ट मैनेजर एक्सपैंड्स इट्स बिजनेस इन सच अ वे दैट द, राइट। अब क्वेश्चन में पूछा जा रहा है कि रिसोर्स ड्रिवन स्ट्रैटेजी के अकॉर्डिंग एक एक्सपोर्ट मैनेजर अपने बिजनेस को कैसे एक्सपैंड करेगा, राइट। अब यहाँ पे बात हो रही है रिसोर्स ड्रिवन स्ट्रैटेजी की। तो इस क्वेश्चन को सॉल्व करने से पहले आपको पता होना चाहिए कि रिसोर्स ड्रिवन स्ट्रैटेजी का मतलब क्या होता है, राइट। अब देखो, रिसोर्स ड्रिवन स्ट्रैटेजी का मतलब होता है कंपनी को उन रिसोर्स और उन कैपेबिलिटीज़ पर फोकस करना चाहिए जो उसे अपने कंपेटिटर से अलग बनाती है, राइट। मतलब जहाँ पे कंपनी का कॉम्पिटिटिव एडवांटेज हो वहाँ पे ज़्यादा इन्वेस्टमेंट करेगी और वहीं पे ज़्यादा एक्सपेंशन करेगी, तभी वो अपनी ग्रोथ कर पाएगी। ठीक है, अब ऑप्शंस देखते हैं क्या बोल रहा है। ऑप्शन ए बोल रहा है द कंपनी यूजेस दिस रिसोर्सेज लेस इंटेंसिवली ओवर विच इट हैज़ कॉम्पिटिटिव एडवांटेज। मतलब कंपनी उन रिसोर्सेज को कम यूज़ करेगी जहां उसका कॉम्पिटिटिव एडवांटेज है। ये गलत है। अगर किसी एरियाज में एडवांटेज है तो कंपनी उसका काम कम नहीं बल्कि उसका ज़्यादा यूज़ करेगी, राइट। तो ये तो हमारा इनकरेक्ट ऑप्शन है। ऑप्शन बी बोल रहा है द कंपनी यूजेस दीज रिसोर्सेज मोर व्हेन इट हैज़ कॉम्पिटिटिव एडवांटेज। मतलब कंपनी रिसोर्सेज को ज़्यादा यूज़ करेगी जहां उसका कॉम्पिटिटिव एडवांटेज है। तो ये तो बिल्कुल सही है, राइट। वो उन्हीं को ज़्यादा यूज़ करेगी जहाँ पे उसका कॉम्पिटिटिव एडवांटेज है और यही क्वेश्चन में पूछा जा रहा है, राइट। तो यहाँ पे जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन सी क्या बोल रहा है? द कंपनी यूजेज ऑल दीज रिसोर्सेज मोर इंटेंसिवली फॉर विच इट्स कॉस्ट इज लेस। मतलब कंपनी सभी रिसोर्सेज को इक्वली और इंटेंसिवली यूज़ करेगी, नहीं, ये तो गलत है। स्ट्रैटेजी का पर्पस क्या होता है? स्ट्रैटेजी का पर्पस होता है बेस्ट रिसोर्सेज पर फोकस करना, ना कि सब पर फोकस करना, राइट। तो ऑप्शन सी भी यहाँ पे इनकरेक्ट है। ऑप्शन डी बोल रहा है द कंपनी यूजेस इट्स लेबर रिसोर्सेज मोर इंटेंसिवली। मतलब कंपनी लेबर रिसोर्सेज को ज़्यादा इंटेंसिवली यूज़ करेगी, नहीं, ये तो बहुत ही नैरो अप्रोच हो जाएगी क्योंकि जो रिसोर्स ड्रिवन स्ट्रैटेजी वो सिर्फ लेबर तक ही लिमिटेड नहीं है। ठीक है, तो ये भी यहाँ पे इनकरेक्ट है। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन बी। ठीक है, नाउ लेट्स मूव टू द क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन नंबर 13 सेज द expression of algorithm in a pictorial form is called as। अब क्वेश्चन कह रहा है कि अगर किसी एल्गोरिदम को पिक्टोरियल एंड डायग्राम के फॉर्म में रिप्रेजेंट किया जाए तो उसे क्या कहा जाता है। ठीक है, तो एल्गोरिदम क्या होता है? एल्गोरिदम एक स्टेप बाय स्टेप प्रोसीजर होता है जो किसी प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए यूज़ किया जाता है। अब क्वेश्चन ये पूछ रहा है कि जब इन स्टेप्स को डायग्राम के थ्रू दिखाया जाएगा तो उस रिप्रेजेंटेशन का नाम क्या होगा,
ठीक है। उसको हम क्या बोलेंगे, उसको हम फ्लो चार्ट बोलेंगे, उसको हम फ्लिप चार्ट बोलेंगे, उसको हम कंपाइलर बोलेंगे, या उसको हम हाइपर टेक्स्ट बोलेंगे। ठीक है, अब समझते हैं ऑप्शंस को। ऑप्शन ए बोल रहा है फ्लो चार्ट। अब फ्लो चार्ट क्या होता है, फ्लो चार्ट एक ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन होता है जिसमें हम क्या करते हैं, सिंबल्स और एरोज की हेल्प से एल्गोरिदम के स्टेप्स को शो करते हैं, उसको एक्सप्लेन करते हैं, उसको रिप्रेजेंट करते हैं, राइट। तो ये क्या कर रहा है, ये डेफिनेशन से परफेक्टली मैच कर रहा है, मतलब ये हमारा हो जाएगा यहाँ पे करेक्ट आंसर। ठीक है, अब हम दूसरे ऑप्शंस को भी समझ लेते हैं, हो सकता है इनसे कोई क्वेश्चन आ जाए जून 2026 में, राइट। अब फ्लिप चार्ट क्या होता है, फ्लिप चार्ट होता है, फ्लिप चार्ट को अपन प्रेजेंटेशन या ट्रेनिंग सेशंस में यूज़ करते हैं, उसका एल्गोरिदम से कोई डायरेक्ट रिलेशन नहीं है। ठीक है, कंपाइलर एक सॉफ्टवेयर होता है जो हाई लेवल लैंग्वेज को क्या करता है, मशीन लैंग्वेज में कन्वर्ट करता है, तो उसको हम कंपाइलर बोलते हैं, इसका भी एल्गोरिदम से कोई डायरेक्ट रिलेशन नहीं है। ऑप्शन डी बोल रहा है हाइपर टेक्स्ट। हाइपर टेक्स्ट क्या होता है, हाइपर टेक्स्ट वेब पेजेस और हाइपर लिंक से रिलेटेड कॉन्सेप्ट है, तो इसका भी कोई एल्गोरिदम से कोई कनेक्शन नहीं है, तो यहाँ पे ऑप्शन बी सी डी करेक्ट आंसर नहीं हो जाएगा। करेक्ट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन ए फ्लो चार्ट। ऑप्शन बी सी डी तीनों को ही हम एलिमिनेट कर देंगे। ठीक है, अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 14 पर। क्वेश्चन नंबर 14 क्या बोल रहा है, अरेंज द गिवन सब प्रोसेसेस ऑफ परसेप्शन इन द लॉजिकल सीक्वेंस। अब हमें परसेप्शन के जो प्रोसेस होते हैं ना, उनका हमें करेक्ट सीक्वेंस बताना है यहाँ पे, राइट। अब परसेप्शन क्या होता है, परसेप्शन एक प्रोसेस है जिसमें हम क्या करते हैं, किसी स्टिमुलस को रिसीव करते हैं और उसका मीनिंग समझते हैं और फिर उसके अकॉर्डिंग हम रिस्पॉन्स देते हैं, उसको बोला जाता है परसेप्शन। अब क्वेश्चन में क्या दिया गया है, क्वेश्चन में मतलब ऑप्शंस में दिए गए उसके अलग अलग स्टेजेस, और हमें उसका एक लॉजिकल जो ऑर्डर है वो आइडेंटिफाई करना है कि मतलब पहला क्या स्टेप होगा, दूसरा क्या स्टेप होगा, तीसरा क्या स्टेप होगा, वो हमें बताना है, एक सीक्वेंस बताना है परसेप्शन के प्रोसेस का। तो मैंने क्या बोला कि सबसे पहले हम क्या करते हैं, स्टिमुलस को देखते हैं, स्टिमुलस को देखने के बाद उसको क्या करते हैं, इसको स्टोर करते हैं, मतलब पहले हम इसको देखते हैं, उसको फिर स्टोर करते हैं और उसके बाद हम उसको रिस्पॉन्स देते हैं, राइट। तो सबसे पहला जो स्टेप होगा वो हो जाएगा कन्फ्रंटेशन ऑफ स्पेसिफिक स्टिमुलस। पहले हम क्या करेंगे, सबसे पहले किसी स्टिमुलस के कांटेक्ट में आएंगे, और जब क्योंकि जब स्टिमुलस ही नहीं मिलेगा तो अपन परसेप्शन कैसे स्टार्ट करेंगे, तो सबसे पहला स्टेप हो जाएगा हम पहले किसी स्टिमुलस के कांटेक्ट में आएंगे। दूसरा स्टेप हो जाएगा रजिस्ट्रेशन ऑफ स्टिमुलस, को अपन स्टोर करेंगे अपने ब्रेन में, उस इन्फॉर्मेशन को रजिस्टर करेंगे, उसको स्टोर करेंगे, तो सेकंड स्टेप हो जाएगा रजिस्ट्रेशन ऑफ स्टिमुलस। थर्ड स्टेप हो जाएगा हमारा ऑप्शन ए इंटरप्रिटेशन ऑफ स्टिमुलस, मतलब अपन उस इन्फॉर्मेशन मतलब उस स्टिमुलस के बारे में इन्फॉर्मेशन निकालेंगे, राइट, उसकी मीनिंग निकालेंगे कि क्या इसकी मीनिंग होगी, राइट, जो अपन ने ब्रेन में स्टोर किया हुआ उसके अपन मीनिंग निकालेंगे, तो उसका अपन का थर्ड स्टेप हो जाएगा इंटरप्रिटेशन ऑफ स्टिमुलस। एंड देन कम्स बिहेवियर, मतलब रिस्पॉन्स, फिर अपन मीनिंग निकालने के बाद उसको प्रॉपर रिस्पॉन्स देंगे। एंड फाइनल स्टेप हो जाएगा हमारा फीडबैक फॉर क्लैरिफिकेशन, मतलब ऑप्शन डी, बिहेवियर के बाद फीडबैक मिलता है परसेप्शन को कंफर्म करने के लिए, तो इसका करेक्ट सीक्वेंस हो जाएगा BEACD, मतलब पहले अपन देखेंगे स्टिमुलस को, उसको स्टोर करेंगे, फिर समझेंगे और फिर अपन उसको रिस्पॉन्स देंगे, एंड उसके बाद जाएगा हमारा फीडबैक। ठीक है, now let's move to the question number 15. Question number 15 says arrange the given steps of capital budgeting in the right sequence, मतलब हमको क्या दिए गए, कैपिटल बजटिंग के स्टेप्स दिए गए, अब हमें इनका राइट सीक्वेंस बताना है। ठीक है, तो देखो कैपिटल बजटिंग का प्रोसेस क्या होता है, सबसे पहले हम क्या करते हैं, सबसे पहले हम आइडिया जनरेट करते हैं। ठीक है, आइडिया जनरेट करने के बाद हम क्या करते हैं, जो प्रोजेक्ट्स होते हैं, राइट, जो हम प्रोजेक्ट्स आइडेंटिफाई करते हैं उनके कैश फ्लोज एस्टिमेट किए जाते हैं। कैश फ्लोज एस्टिमेट करने के बाद हम क्या करते हैं, उन्हें इवैल्यूएट करते हैं टेक्निक्स यूज़ करके, राइट। सबसे पहले हम क्या करते हैं, आइडियाज़ जनरेट करते हैं, मतलब कि अपन प्रोजेक्ट्स को आइडेंटिफाई करते हैं, प्रोजेक्ट्स को आइडेंटिफाई करने के बाद हम क्या करते हैं, उनको एस्टिमेट, उनका कैश फ्लो एस्टिमेट करते हैं। कैश फ्लो एस्टिमेट करने के बाद उनको एवैल्यूएट किया जाता है। एवैल्यूएट करने के बाद हम क्या करते हैं, बेस्ट जो प्रोजेक्ट होता है ना उसको सिलेक्ट करते हैं, और फिर हमारी होती है ऑडिट। ठीक है, जैसे हमने प्रोजेक्ट सेलेक्ट कर लिया ना, उसके बाद हम ऑडिट करते हैं और हम फिर क्या देखते हैं कि जो एक्चुअल रिटर्न है और उसको एक्सपेक्टेड रिटर्न, जो हमने एक्सपेक्ट किया था कि हाँ ये हमें एक्सपेक्टेड रिटर्न होगा, उससे कंपेयर करते हैं, उसको बोला जाता है ऑडिट। तो सबसे पहला जो स्टेप हो जाएगा वो हो जाएगा हमारा बी, जनरेटिंग इन्वेस्टमेंट प्रपोजल्स कंसिस्टेंट विथ फर्म्स ऑब्जेक्टिव। पहले अपन क्या करते हैं, इन्वेस्टमेंट प्रपोजल्स को जनरेट करते हैं, उसके बाद हम उनके कैश फ्लोज को एस्टिमेट करते हैं, मतलब कि ऑप्शन ई एस्टिमेटिंग ऑपरेटिंग कैश फ्लोज फॉर इन्वेस्टमेंट प्रपोजल्स। उसके बाद आएगा हमारा ऑप्शन सी, फिर अपन क्या करते हैं, मैंने बोला प्रोजेक्ट्स को एवैल्यूएट करते हैं, एवैल्यूएट करने के बाद अपन बेस्ट फिट आइडेंटिफाई करते हैं, मतलब ऑप्शन डी क्या बोला, सिलेक्टिंग द प्रोजेक्ट बेस्ड ऑन अ वैल्यू मैक्सिमाइजिंग क्राइटेरियन। एंड उसके बाद आती है हमारी ऑडिट, मतलब जो हमारा एक्चुअली उसको अपन एक्सपेक्टेड से कंपेयर करके देखते हैं।
तो हमारा करेक्ट सीक्वेंस क्या हो जाएगा, BECDA। लास्ट हमारा फाइनल स्टेप हो जाएगा रीवैल्यूएटिंग इन्वेस्टमेंट प्रोजेक्ट्स कंटिन्यूअली एंड परफॉर्मिंग पोस्ट ऑडिट फॉर कंप्लीटेड प्रोजेक्ट्स। ठीक है, तो हमारा फाइनल स्टेप हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। ओके, नाउ लेट्स मूव टू दी क्वेश्चन नंबर 13। अब क्वेश्चन नंबर 16। क्वेश्चन नंबर 16 क्या बोल रहा है, अरेंज द फॉलोइंग स्टेप्स इन्वॉल्व इन चूजिंग द टारगेट मार्केट। ठीक है, अब हमसे बोला जा रहा है टारगेट मार्केट सिलेक्शन प्रोसेस का सीक्वेंस बताओ। ठीक है, सबसे पहले अपन देखेंगे कि अपन टारगेट मार्केट कैसे चूज़ करते हैं। सबसे पहले हम ये समझेंगे कि टारगेट मार्केट कैसे चूज़ करते हैं। देखो, सबसे पहले क्या करती है, पहले कंपनी मार्केट को समझती है, पहले मार्केट को समझा, उसके बाद वो अपनी कैपेबिलिटीज़ को एवेल्यूएट करती है कि हाँ मेरी कैपेबिलिटीज़ इतनी है कि नहीं, उसको एवेल्यूएट करेंगे और उसके बाद डिसाइड करती है कि किस सेगमेंट को अपन को टारगेट करना है। राइट, तो सबसे पहला स्टेप क्या हो जाएगा, सबसे पहला स्टेप हो जाएगा प्रोफाइल द ट्रेड्स ऑफ ईच सेगमेंट, ऑप्शन बी। सबसे पहले कंपनी अलग अलग मार्केट सेगमेंट्स की कैरेक्टरिस्टिक्स को आइडेंटिफाई करती है। कैसे करेगी आइडेंटिफाई, कि मेरा कस्टमर कौन सा है, उसकी नीड्स क्या है, उसका बिहेवियर कैसा है। राइट, तो वो क्या करती है, सेगमेंट्स की कैरेक्टरिस्टिक्स को आइडेंटिफाई करती है। उसके बाद क्या देखते हैं, सेकंड स्टेप क्या हो जाएगा, सेकंड स्टेप हो जाएगा लुक एट द यूनिकनेस ऑफ मार्केट सेगमेंट। मतलब कंपनी देखेगी कौन सा सेगमेंट अट्रैक्टिव है, कौन सा यूनिक है। राइट, सारे सेम होंगे तो वो कैसे आइडेंटिफाई करेगी, तो जो अट्रैक्टिव होगा, वो जो यूनिक होगा उसको वो सिलेक्ट करेगी। उसके बाद क्या करेगी, मैंने बोला कंपनी पहले मार्केट को चेक करती है, उसके बाद एवेल्यूएट करती है खुद की कैपेबिलिटीज़ को। मतलब ऑप्शन सी हो जाएगा हमारा थर्ड स्टेप, एवेल्यूएट फर्म्स रिसोर्सेज। राइट, अब मार्केट को समझने के बाद कंपनी अपने रिसोर्सेस एवेल्यूएट करेगी कि मेरे पास बजट कितना है। राइट, मेरे पास मैन पावर कितना है, मेरे एक्सपर्टीज़ क्या क्या है। तो हमारा थर्ड स्टेप क्या हो जाएगा, एवेल्यूएट फर्म्स रिसोर्सेज। फिर आते हैं अपन फोर्थ स्टेप पर, फर्म्स डिस्टिंक्ट एंड कैपेबिलिटीज़ टू रिजर्व द सेगमेंट। ठीक है, अब चेक करेगी कंपनी रिसोर्सेज एवेल्यूएट करने के बाद कि उसके पास उस सेगमेंट को इफेक्टिवली सर्व करने की डिस्टिंक्टिव कैपेबिलिटीज़ है कि नहीं। तो फोर्थ स्टेप क्या हो जाएगा, वो चेक करेगी कि मैं इसको सर्व कर पाऊँगा, इस सेगमेंट को सर्व कर पाऊँगा कि नहीं। भाई मेरे पास अगर वो कैपेबिलिटीज़ नहीं है तो उसको अपन हटा देते हैं, उस सेगमेंट को हटा देते हैं, पर अगर मेरे पास कैपेबिलिटीज़ हैं तो मैं उस सेगमेंट को चूज़ करूँगा। ठीक है, फिर क्या करेगी, रिसोर्सेज एवेल्यूएट करने के बाद अपने सेगमेंट को इफेक्टिवली सर्व करने की डिस्टिंक्टिव कैपेबिलिटी है कि नहीं, उसको देखने के बाद वो एनालाइज करती है कि मेरे पास कौन सा सेगमेंट जो होगा वो बेस्ट फिट होगा। मतलब फाइनल डिसीजन लेगी। तो फाइनल डिसीजन के लिए हमारा ऑप्शन ई, एग्जामिन वेदर स्पॉटेड सेगमेंट इज बेस्ट फिट फॉर द फर्म। तो हमारा जो सीक्वेंस हो जाएगा वो हो जाएगा प्रोफाइल द ट्रेड्स ऑफ ईच सेगमेंट। पहले सेगमेंट्स देखेगी, मतलब ट्रेड्स देखेगी सेगमेंट के, उसके बाद यूनिकनेस देखेगी मार्केट सेगमेंट की, उसके बाद अपने फर्म्स के रिसोर्सेज को एवेल्यूएट करेगी, उसके बाद देखेगी कि मैं इस सेगमेंट को सर्व कर पाऊंगा कि नहीं कर पाऊंगा, मेरे पास उतनी कैपेबिलिटीज़ हैं कि नहीं, एंड फिर वो देखेगी कि वो सेगमेंट जो है वो बेस्ट फिट है कि नहीं है। तो हमारा सीक्वेंस हो जाएगा BDCAE। क्योंकि देखो टारगेट मार्केट जो चूज़ करना होता है ना, वो हमेशा दो चीज़ों पे बेस्ड होता है। टारगेट मार्केट पहला होता है मार्केट अट्रैक्टिवनेस और दूसरा होता है फर्म्स की कैपेबिलिटीज़। पहले अपन मार्केट को एवेल्यूएट करेंगे, फिर अपनी कंपनी को एवेल्यूएट करेंगे और फाइनली अपन बेस्ट मैच को चूज़ करेंगे। राइट, अब अपन चलते हैं क्वेश्चन नंबर 17 पर। क्वेश्चन नंबर 17 क्या बोल रहा है, अरेंज द फॉलोइंग स्टेप्स ऑफ पर्सनल सेलिंग प्रोसेस इन द प्रॉपर सीक्वेंस। अब इस क्वेश्चन में हमसे पूछा जा रहा है कि पर्सनल सेलिंग के प्रोसेस की सीक्वेंस क्या है। ठीक है, पर्सनल सेलिंग क्या होता है, पर्सनल सेलिंग का मतलब होता है सेल्स पर्सन जो होता है वो कस्टमर के बीच में, मतलब सेल्स पर्सन और कस्टमर के बीच में एक रिलेशन, मतलब डायरेक्ट इंट्रैक्शन, जिसके थ्रू क्या होता है, जिसके थ्रू सेल्स पर्सन जो है वो किसी प्रोडक्ट या सर्विस को सेल करते हैं। ठीक है, और हमसे क्वेश्चन में पूछा जा रहा है कि जो इसकी जो प्रोसेस है ना उसका एक सीक्वेंस बताओ, क्योंकि हमें इस सीक्वेंस को अरेंज करना है इस क्वेश्चन में। तो सबसे पहला वो क्या करेगा, सबसे पहला स्टेप हो जाएगा प्रोस्पेक्टिंग। प्रोस्पेक्टिंग का मतलब होता है अपने कस्टमर्स को आइडेंटिफाई करना। राइट, यानी सबसे पहले सेल्स पर्सन ये पता लगाएगा कि कौन लोग उसका प्रोडक्ट खरीद सकते हैं। ठीक है, पहले वो देखेगा कि मेरे पास प्रोडक्ट क्या है और कौन से मेरे पोटेंशियल कस्टमर। अगर वो कोई स्किन केयर प्रोडक्ट्स बना रहा है तो उसका जो कस्टमर क्या होगा, उसका कस्टमर होगा विमेन, है ना, जो यंग गर्ल्स होती है जो स्किन केयर करती हैं। तो वो पहले अपने कस्टमर्स को आइडेंटिफाई करेगा। कस्टमर्स को आइडेंटिफाई करने के बाद वो क्या करेगा, प्री अप्रोच करेगा। प्री अप्रोच मतलब कस्टमर्स आइडेंटिफाई हो गए, उसके बाद वो क्या करेगा, अपने जो कस्टमर्स हैं उनके बारे में इंफॉर्मेशन कलेक्ट करेगा कि उनकी नीड्स क्या हैं, उनका बजट कितना होगा, उनके यहाँ पे डिसीजन मेकर कौन है। ये सारी इन्फॉर्मेशन कलेक्ट करने के बाद वो क्या करेगा, अपने कस्टमर्स को कॉन्टैक्ट करेगा। तो थर्ड स्टेप हो जाएगा हमारा अप्रोच।
ठीक है। जब क्या करेगा, सेल्स पर्सन कस्टमर से पहली बार कॉन्टैक्ट करेगा और अपना इंट्रोडक्शन देगा, अपने प्रोडक्ट के बारे में इंफॉर्मेशन देगा, राइट। मतलब वो अपनी कस्टमर से मीटिंग करेगा, उनसे इंटरेक्ट करेगा। एंड फिर आता है हमारा सेल्स प्रेजेंटेशन। सेल्स प्रेजेंटेशन का मतलब होता है कस्टमर से कनेक्ट होने के बाद सेल्स पर्सन क्या करता है, अपने प्रोडक्ट के बारे में बताता है, प्रोडक्ट के फीचर बताता है, उसके बेनिफिट्स क्या होंगे, क्या वो वैल्यू प्रोवाइड करने वाला है। तो ये स्टेज होती है सेल्स प्रेजेंटेशन की, राइट। यहाँ पे कस्टमर क्या करता है, सेल्स पर्सन क्या करता है, कस्टमर्स को कन्विंस करने की कोशिश करते हैं, फोर्थ स्टेप में। एंड फिर हमारी लास्ट स्टेप होती है ओवरकमिंग ऑब्जेक्शंस। ओवरकमिंग ऑब्जेक्शंस का मतलब होता है जैसे ही उसने प्रेजेंट कर दिया, अपने प्रोडक्ट के बारे में बता दिया, प्रेजेंटेशन के बाद कस्टमर्स क्या करते हैं, क्वेश्चंस एंड डाउट रेज करते हैं, ठीक है। कि आपका नहीं, प्राइस बहुत ज़्यादा है, हम इस प्रोडक्ट को परचेज नहीं कर सकते, इसकी क्वालिटी अच्छी नहीं है, ये तो आप अपने कंपेटिटर से बेटर नहीं बना रहे हो, आपका कंपेटिटर आपसे बेटर बना रहा है। तो ये सारे जो है वो डाउट्स या क्वेश्चंस पूछता है, राइट। और वो सेल्स पर्सन जो होता है इस ऑब्जेक्शंस को हैंडल करता है। तो हमारा फाइनल स्टेप क्या हो जाएगा, ओवरकमिंग ऑब्जेक्शन। पहले कस्टमर्स क्या करे, कस्टमर्स को आइडेंटिफाई करेगा, उसको फिर उसके बारे में इंफॉर्मेशन कलेक्ट करेगा, प्री अप्रोच, फिर उसको कस्टमर को अप्रोच करेगा। अप्रोच करने के बाद अपने प्रोडक्ट की इन्फॉर्मेशन देगा, मतलब प्रेजेंटेशन होगी। एंड प्रेजेंटेशन के बाद आता है कस्टमर्स के ऑब्जेक्शंस कि आपका प्राइस बहुत ज़्यादा है, आपकी क्वालिटी अच्छी नहीं है, आप वैल्यू प्रोवाइड नहीं कर रहे हो। ये सारे ऑब्जेक्शंस जो आते हैं कस्टमर्स के थ्रू आते हैं, राइट। तो इसका सीक्वेंस हो जाएगा BEDCA, ठीक है। नाउ लेट्स मूव टू द क्वेश्चन नंबर 18. Question number 18 says arrange the steps involved in designing a questionnaire in logical sequence. ठीक है। अब हमें इस क्वेश्चंस में पूछा जा रहा है कि क्वेश्चनर डिज़ाइन प्रोसेस का करेक्ट सीक्वेंस क्या है, राइट। अब देखो क्वेश्चनर क्या होता है, सबसे पहले हम समझते हैं कि क्वेश्चनर क्या होता है। क्वेश्चनर क्या होता है, एक लिस्ट होती है क्वेश्चंस की, उसमें कुछ क्वेश्चंस होता है, वो क्या करते हैं, हम उसको यूज़ करते हैं, क्वेश्चंस को यूज़ करते हैं अपने प्राइमरी डेटा को कलेक्ट करने के लिए। मतलब रिसर्च मेथोडोलॉजी में क्वेश्चनर जो होता है एक इंपॉर्टेंट डेटा कलेक्शन टूल होता है, ठीक है। पर ऐसा नहीं है कि जैसे मैंने बोला कि क्वेश्चन आया में कुछ क्वेश्चंस होते हैं जिससे हम क्या करते हैं, प्राइमरी डेटा कलेक्ट करते हैं। तो इसका मतलब ये नहीं है कि हम क्या करेंगे, क्वेश्चन आया में क्या करें, कोई से भी क्वेश्चंस उठा के डाल देंगे और हम बोलेंगे चलो अपन प्राइमरी डेटा कलेक्ट करते हैं। नहीं, क्वेश्चन आया बनाने से पहले एक रिसर्चर क्या करता है, रिसर्चर कई स्टेप्स फॉलो करता है, राइट। कई स्टेप्स फॉलो करता है और फिर जिससे ये देखता है जिससे वो वैलिड जो डेटा है वो कलेक्ट कर सके, राइट। इसलिए वो बहुत सारे स्टेप्स को फॉलो करता है और क्वेश्चन में वही स्टेप्स दिए गए और हमसे पूछा गया कि इनका ऑर्डर आइडेंटिफाई करो, ठीक है। अब देखिए इसका फर्स्ट स्टेप क्या होगा। देखो क्वेश्चन बनाने का सबसे पहला स्टेप होता है क्वेश्चन का डिज़ाइन क्राइटेरिया, राइट। तो सबसे पहले रिसर्चर क्या करता है, रिसर्चर डिसाइड करेगा कि क्वेश्चंस कैसे होने चाहिए। क्वेश्चंस क्लियर होने चाहिए, अनबायस्ड होने चाहिए और रिसर्च का जो ऑब्जेक्टिव है उससे रिलेटेड होने चाहिए, राइट। क्योंकि अगर क्वेश्चंस ही प्रॉपर्ली डिज़ाइन नहीं होंगे तो आगे का जो प्रोसेस है वो मीनिंगलेस हो जाएगा, ठीक है। तो फर्स्ट स्टेप हो जाएगा हमारा क्वेश्चन डिज़ाइन क्राइटेरिया। सेकेंड स्टेप हो जाएगा मेथड ऑफ एडमिनिस्ट्रिंग द क्वेश्चन आयर, राइट। मतलब क्वेश्चन डिज़ाइन करने के बाद रिसर्चर डिसाइड करेगा कि क्वेश्चन आयर रिस्पोंडेंट्स तक कैसे पहुंचेगा, राइट। वो ऑनलाइन जाएगा, मतलब क्या मैं ऑनलाइन सर्वे करूँगा, कि मैं फेस टू फेस जाकर उनसे मिलकर क्वेश्चंस के आंसर लूँगा, कि मैं टेलीफोनिक सर्वे करूँगा, कि मैं मेल के थ्रू क्वेश्चंस दूंगा। तो ये डिसाइड करता है कि अपने रिस्पोंडेंट्स तक वो कैसे क्वेश्चन आयर पहुँचाएगा। ये होता है सेकेंड स्टेप। थर्ड स्टेप होता है फिजिकल प्रेजेंटेशन ऑफ क्वेश्चन आयर, मतलब कि क्वेश्चन आयर का फॉर्मेट डिसाइड करेगा, राइट। कि उसका लेआउट कैसा होगा, उसका फॉन्ट साइज कैसा होगा, स्पेसिंग कैसी होगी, राइट। तो मतलब ओवरऑल अपीयरेंस डिसाइड करना, ठीक है। क्योंकि जो वेल प्रेजेंटेड क्वेश्चन आयर होता है ना वो रिस्पोंडेंट्स को कंप्लीट करने में हेल्प करता है, राइट। तो थर्ड स्टेप हो जाएगा हमारा फिजिकल प्रेजेंटेशन ऑफ द क्वेश्चन आयर, राइट। फोर्थ स्टेप हो जाएगा हमारा पायलट टेस्टिंग द क्वेश्चन आयर। पायलट टेस्टिंग मतलब कि क्वेश्चन आयर फाइनल करने से पहले एक उसका ट्रायल रन किया जाता है। कुछ सिलेक्टेड रिस्पोंडेंट्स को उठाया जाता है, उसके ऊपर हम ट्रायल रन करते हैं। उससे क्या होता है, हम टेस्ट करके देख लेते हैं ये क्वेश्चन समझ आ रहे हैं कि नहीं, ठीक है, कोई इशू तो नहीं है, राइट, किसी करेक्शन की नीड तो नहीं, ये सब टेस्ट करते हैं अपन। मतलब जो सिलेक्टेड रिस्पोंडेंट्स होते हैं उन पर अपन क्या करते हैं, ट्रायल रन करते हैं। वो होती है पायलट टेस्टिंग। पायलट टेस्टिंग होने के बाद हम जाते हैं एडमिनिस्ट्रिंग द क्वेश्चनर, मतलब जब क्वेश्चनर टेस्ट हो जाता है तो हम फाइनल फॉर्म में रेडी हो जाते हैं, तब उससे हम क्या करते हैं, जो एक्चुअल रिस्पोंडेंट्स होते हैं ना उनको डिस्ट्रीब्यूट करते हैं डेटा कलेक्शन के लिए। तो हमारा लास्ट स्टेप होता है एडमिनिस्ट्रिंग द क्वेश्चनर। तो हमारा इसका सीक्वेंस क्या होता है, ECBDA। पहले अपन उसके क्वेश्चन का डिज़ाइन रेडी करेंगे। डिज़ाइन रेडी करने के बाद हम देखेंगे कि हम अपने रिस्पोंडेंट्स तक कहाँ से पहुँचा, उसके बाद उसका अपीयरेंस रेडी करेंगे। एंड फिर हम देखेंगे कि हम
उसका टेस्टिंग कैसे करता है। टेस्टिंग करने के बाद हमारा रेडी हो जाएगा ऑप्शन ए, मतलब एडमिनिस्ट्रिंग द क्वेश्चन, अपन जो एक्चुअल रिस्पॉन्डेंट्स है उस तक हम अपना क्वेश्चन आयर पहुँचाएंगे। ठीक है, अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 19 के पास। क्वेश्चन नंबर 19 बोल रहा है अरेंज द स्टेप्स दैट आर फॉलोड इन टेस्टिंग ऑफ हाइपोथेसिस इन अ लॉजिकल ऑर्डर। राइट, अब क्वेश्चन में पूछा जा रहा है कि हाइपोथेसिस टेस्टिंग के स्टेप्स का करेक्ट सीक्वेंस क्या है। ठीक है, अब देखो हाइपोथेसिस जो होता है ना, उसका टेस्टिंग का यूज़ इसलिए, मतलब उसको टेस्ट इसलिए किया जाता है ताकि हम ये डिटरमिन कर सकें जो सैम्पल डेटा है वो किसी क्लेम को सपोर्ट करेगा या नहीं करेगा, और इसका एक स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस होता है। राइट, और हमें क्वेश्चन में इसका लॉजिकल ऑर्डर बताना है। राइट, तो सबसे पहला स्टेप होता है एस्टैब्लिश दी हाइपोथेसिस, स्टैटिस्टिकल हाइपोथेसिस। सबसे पहला अपन क्या करते हैं, अपन हाइपोथेसिस को इस्टेब्लिश करते हैं। तो रिसर्चर क्या करता है, रिसर्चर दो हाइपोथेसिस बनाता है। पहला हाइपोथेसिस होता है नल हाइपोथेसिस, दूसरा होता है हमारा ऑल्टरनेटिव हाइपोथेसिस। नल हाइपोथेसिस का मतलब होता है कि इसका कोई डिफरेंस इफेक्ट नहीं है। ऑल्टरनेटिव हाइपोथेसिस का मतलब होता है कि इसका इफेक्ट एग्जिस्ट करता है। राइट, तो अगर हाइपोथेसिस ही डिफाइन नहीं होगा तो टेस्टिंग किस चीज़ की करोगे। तो सबसे पहला स्टेप होता है हाइपोथेसिस को इस्टेब्लिश करना। ठीक है, सेकेंड स्टेप होता है हमारा चूज अ सूटेबल लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस एंड टेस्ट। ठीक है, मतलब रिसर्चर क्या करेगा, सिग्निफिकेंस लेवल को सिलेक्ट करेगा। सिग्निफिकेंस लेवल क्या होता है, लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस क्या होता है, मतलब जनरली वो क्या करता है 0.05 या 0.01% लेता है। राइट, और साथ ही डिसाइड करता है कि कौन सा जो टेस्ट है वो यूज़ होगा, टी टेस्ट होगा, जेड टेस्ट होगा, काई स्क्वायर टेस्ट होगा या एफ टेस्ट होगा। राइट, तो हमारा सेकेंड स्टेप क्या होता है, अपन लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस को चूज़ करते हैं, अपन टेस्ट को चूज़ करते हैं। राइट, तो हमारा ऑप्शन डी हो जाएगा सेकंड स्टेप। फर्स्ट अपन पहले हाइपोथेसिस करेंगे इस्टेब्लिश, उसके बाद अपन लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस को चूज़ करेंगे, टेस्ट को चूज़ करेंगे, एंड फिर अपन स्टैब्लिश करेंगे क्रिटिकल रीजन या फिर रिजेक्शन रीजन को अपन क्या करते हैं, इस्टेब्लिश करते हैं। राइट, इसके बेसिस पे किया जाता है कि लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस के बेसिस पर अपन रिजेक्शन रीजन या क्रिटिकल रीजन को डिटरमिन करते हैं। और वो रेंज जो होती है ना, जहाँ अगर टेस्ट स्टैटिस्टिक्स आ जाए तो नल हाइपोथेसिस को हम क्या करते हैं, रिजेक्ट कर देते हैं। राइट, ये होता है हमारा थर्ड स्टेप। राइट, जहाँ पे अपन क्रिटिकल रीजन को एस्टेब्लिश करते हैं। फोर्थ स्टेप क्या होता है, कंप्यूट द वैल्यू ऑफ टेस्ट। राइट, अब सैम्पल डेटा की हेल्प से अपन क्या करते हैं, एक्चुअल टेस्ट जो होते हैं ना, वो एक्चुअल टेस्ट के स्टैटिस्टिक्स को कैलकुलेट करते हैं। फॉर एग्जांपल अपन क्या करते हैं, जेड वैल्यू निकालते हैं, टी वैल्यू निकालते हैं। ठीक है, यहाँ पर क्या होती है, कैलकुलेशंस होती है, एक्चुअल कैलकुलेशंस होती है। अपन क्या करते हैं, जो टेस्ट होते हैं ना, टी टेस्ट और जेड टेस्ट, उनकी अपन वैल्यू को कंप्यूट करते हैं। राइट, उसके बाद है मेकिंग डिसीजंस। अब जब हमने कैलकुलेटेड वैल्यू को क्या करते हैं, जो क्रिटिकल वैल्यू से कंपेयर करते हैं। अपन ने जो वैल्यू निकाली ना फोर्थ स्टेप में, उसको अपन कंपेयर करते हैं क्रिटिकल वैल्यू से। अगर जो कैलकुलेटेड वैल्यू है वो क्रिटिकल रीजन में आती है तो नल हाइपोथेसिस रिजेक्ट हो जाएगा। ठीक है, और अगर क्रिटिकल रीजन में उसकी वैल्यू नहीं आती है तो हाइपोथेसिस एक्सेप्ट किया जाता है। अगर नहीं आती तो अपन नल हाइपोथेसिस को रिजेक्ट कर देंगे, अगर आती है तो अपन नल हाइपोथेसिस को एक्सेप्ट कर लेते हैं। ठीक है, यहाँ पर जो होता है ये हमारा फिफ्थ स्टेप जो होता है वो फाइनल डिसीजन स्टेज होता है। ठीक है, तो यहाँ पे जो करेक्ट सीक्वेंस हो जाएगा वो हो जाएगा CDEBA। ठीक है, नाउ लेट्स मूव टू दी फाइनल क्वेश्चन नंबर 20। क्वेश्चन नंबर 20 सेज अरेंज द फॉलोइंग स्टेप्स ऑफ वेंचर कैपिटल फंडिंग इन इट्स प्रॉपर सीक्वेंस। अब क्वेश्चन में पूछा जा रहा है वेंचर कैपिटल फंडिंग के स्टेजेस का करेक्ट सीक्वेंस। ठीक है, सबसे पहले हम समझेंगे कि वेंचर कैपिटल फंडिंग क्या होती है। ठीक है, अब वेंचर कैपिटल फंडिंग उन स्टार्टअप्स और बिजनेस को प्रोवाइड की जाती है जिनके पास ग्रोथ पोटेंशियल होता है, मतलब उनका पोटेंशियल अच्छा है, मतलब उसका वो ग्रोथ कर पाएंगे फ्यूचर में, लेकिन उन्हें बिजनेस को इस्टेब्लिश और एक्सपैंड करने के लिए कैपिटल की ज़रूरत होती है। राइट, उनके पास कैपिटल नहीं है पर उनके पास पोटेंशियल है, तो उनको दी जाती है, अपन फंडिंग देते हैं वेंचर कैपिटल की। ठीक है, अब हम ऑप्शंस देखते हैं, फिर अपन देखते हैं कि इनका करेक्ट सीक्वेंस क्या होगा। तो सबसे पहला जो स्टेप होता है वो होता है सीड फंडिंग। सीड फंडिंग का मतलब होता है जैसे एक बीज से हमारा एक पेड़ उग जाता है, वैसे ही बिजनेस की जर्नी भी सीड स्टेज से शुरू होती है। इस स्टेज पे एंटरप्रेन्योर जो होता है ना, उसके पास सिर्फ एक आइडिया होता है और कुछ भी नहीं। उसके पास सिर्फ एक आइडिया होता है, एक कॉन्सेप्ट होता है, और उसको मार्केट को रिसर्च करने के लिए, प्रोडक्ट डेवलपमेंट करने के लिए या बिजनेस की प्लानिंग के लिए उसको कैपिटल चाहिए रहती है, उसको फंड चाहिए रहता है। तो यहाँ पे होता है ये होती है फर्स्ट स्टेप सीड फंडिंग, मतलब कि मार्केट रिसर्च करने के लिए या बिजनेस की प्लानिंग करने के लिए जब फंडिंग चाहिए रहती है उसको बोलते हैं हम सीड फंडिंग। एंटरप्रेन्योर के पास कुछ नहीं होता, ये हमारा फर्स्ट स्टेप होता है। सेकेंड स्टेप होता है स्टार्टअप फंडिंग। स्टार्टअप फंडिंग क्या होता है, हमारा जो आइडिया है वो डेवलप हो चुका है,
हमारा जो बिज़नेस है वो ऑफिशियली लॉन्च होने के लिए रेडी है, लेकिन प्रोडक्ट डेवलप करने के लिए या फिर इनिशियल ऑपरेशन स्टार्ट करने के लिए हमारे पास फंडिंग की ज़रूरत होती है, तो उसको बोलते हैं अपन स्टार्टअप फंडिंग। ये हमारा सेकंड स्टेज होता है। थर्ड स्टेप होता है हमारा फर्स्ट एंड सेकंड स्टेज फंडिंग, जहाँ पे बिजनेस लॉन्च होने के बाद ग्रोथ के लिए एडिशनल कैपिटल की ज़रूरत होती है। हमें ग्रोथ करना है बट हमारे पास कैपिटल नहीं है, ठीक है। यहाँ पे क्या होता है, प्रोडक्शन को इंक्रीज़ करना या नए एम्प्लॉयज़ को हायर करना या मार्केट को एक्सपैंड करने के लिए हमें कैपिटल की ज़रूरत होती है। तो ये हमारा थर्ड स्टेप होता है। फिर फोर्थ स्टेप होता है मेज़ानाइन फाइनेंसिंग। मेज़ानाइन फाइनेंसिंग का मतलब होता है अब कंपनी हमारी काफ़ी मैच्योर हो चुकी है, राइट। पर हमको बिजनेस एक्सपेंशन के लिए या एक्वायर के मतलब एक्विजिशन के लिए या हमें अपने आईपीओ की प्रिपरेशन के लिए कैपिटल की ज़रूरत है, तब हमें फंड्स की ज़रूरत होती है और हम फोर्थ स्टेप में हम फंड्स लेते हैं मेज़ानाइन फाइनेंसिंग के थ्रू, ठीक है। ये जो होती है वो एडवांस्ड ग्रोथ स्टेज होती है, जिसे हम बोलते हैं मेज़ानाइन फाइनेंसिंग। ये हमारी फोर्थ स्टेज होती है जब हमें एक्विजिशन या आईपीओ की प्रिपरेशन के लिए फंड की ज़रूरत होती है, राइट। लास्ट स्टेप होता है हमारा स्टेप नंबर 5, बाय आउट फंडिंग। बाय आउट फंडिंग क्या होता है, जब वेंचर कैपिटल लाइफ स्टाइल की लास्ट स्टेज होती है, ठीक है। ये हमारी लास्ट स्टेज होती है। स्टेज पर कंपनी की ओनरशिप ट्रांसफ़र होती है या फिर अपन मैनेजमेंट बाय आउट करते हैं या एक्विजिशन करते हैं, तो उसके लिए हमें फंडिंग प्रोवाइड की जाती है। और ये जो स्टेप है ना, स्टेप नंबर 5 बाय आउट फंडिंग, ये हमारा फंडिंग का फाइनल स्टेज होता है। तो हमारा करेक्ट सीक्वेंस यहाँ पे क्या हो जाएगा, हमारा करेक्ट सीक्वेंस हो जाएगा ECABD, ठीक है। So this was part 2 of our top 50 UGC Net Management 2024 PYQ series. So if you found this detailed explanation helpful, right, so don't forget to like, share and subscribe my channel, and also let me know in the comments how many questions you answered correctly. Okay, so stay tuned for part 3 where we will cover the next 10 important PYQs. Thanks for watching.